नवमांश कुंडली को लेके कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है। नवमांश कुंडली के बारे में डिफरेंट वेज हैं कि भाई इसे कैसे समझा जाए, इसे कैसे अंडरस्टैंड किया जाए। शुक्र की पोजीशन, गुरु की पोजीशन इन द नवमांश कुंडली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। अगर आप पुष्कर नवमांश को देखेंगे तो वो या तो गुरु के होंगे, शुक्र के होंगे, मून के होंगे, बुध के होंगे। सात्विक प्लैनेट, शांत प्लैनेट ही पुष्कर नवमांश लगा पाता है। और पुष्कर नवमांश के बारे में ये पॉइंट है कि अगर आपके चार्ट के अंदर पुष्कर नवमांश में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज का मतलब है कि तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, एंड द सेकंड इज वो जल्दी रिजल्ट दे पाएगा क्योंकि उसकी पोजीशन पुष्कर नवमांश के अंदर है। जितने ग्रह पुष्कर नवमांश में आते हैं उतने ही ग्रह स्ट्रांग फोल्ड हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं चार्ट को अपलिफ्ट कर देते हैं, उस कारकत्व को अपलिफ्ट कर देते हैं। बट क्या D9 चार्ट D1 चार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या लगन कुंडली की इंपॉर्टेंस D9 के सामने नहीं है? वेल अगेन, षडवर्ग मीन्स 6 डिविजनल चार्ट्स, जिनको पाराशर जो है महर्षि पाराशर बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। 6 वो डिविजनल चार्ट्स हैं जो आपके जीवन को गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसमें नवमांश कुंडली भी है। एंड यू नो कि D1 चार्ट जो आपकी लगन कुंडली है, जैसे आप अपनी बर्थ डिटेल्स किसी भी सॉफ्टवेयर में डालते हो तो एक चार्ट आपके सामने आता है, दैट कॉल्ड द वैदिक बर्थ चार्ट, द लगन कुंडली, जैसे राशि चार्ट भी कहते हैं। इसको 6 रूपाज का बल दिया गया है और नवमांश कुंडली को 5 रूपाज का बल दिया गया है। इट मीन्स नवमांश कुंडली लगन कुंडली से नीचे है, लेकिन नवमांश कुंडली इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने प्लैनेट को लगन कुंडली में देखा, मेन कुंडली में देखा कि भाई मेरा तो शुक्र नीच का है, आपके पास एक ऑप्शन है। हो सकता है नवमांश कुंडली में ये उच्च का हो गया हो सकता है नवमांश कुंडली के अंदर बेटर पॉइंट पे आ गया हो, तो आपके पास एक वो होप है, आशा है। लेकिन अगर वो नवमांश कुंडली में पीड़ित हो गया तो उसके बाद वो आशा खत्म हो जाती है। दैट्स व्हाई मैरिज इज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट। अगर वहाँ कुछ अच्छा हो गया तो हो सकता है एक नई शुरुआत आप कर जाएं जीवन में, और अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो फिर उसके बाद वो नई शुरुआत के जो फलसफे हैं वो डाउन ग्रेड हो जाता है। तो यू नो कि क्यों नवमांश कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कुंडली है, क्योंकि महर्षि पाराशर उसे 6 रूपास नहीं 5 रूपास का बल देता है। 6 रूपास फॉर द D1 चार्ट लगन कुंडली के लिए। सेकंड, नवमांश कुंडली क्या जन्म से एक्टिवेटेड रहती है, आफ्टर द 30 एक्टिवेट होती है? वेल नवमांश कुंडली रहती जन्म से ही एक्टिवेटेड है, बट हर कुंडली का एक रूल है गाइस। जैसे लगन कुंडली आपकी सप्लाई को दिखाती है कि मैं इस दुनिया को क्या देने के लिए आया हूँ। सो इफ यू से योर जुपिटर इज सिटिंग इन द कैंसर इन द लगन कुंडली, इट इज रिप्रेजेंटिंग यू अ कॉस्मिक टीचर, हीलर। किसी भी तरह से आप दुनिया में हीलिंग जो है स्थापित कर सकते हो, आपकी नॉलेज में वो हीलिंग लाने की शक्ति है। आपका जुपिटर लगन कुंडली में ये बताएगा कि आप इस दुनिया को क्या देने के लिए आए हो। आप आपका D12 चार्ट, पेरेंट्स का चार्ट, वहां पे भी जुपिटर होगा किसी राशि में, किसी हाउस में, लेकिन ये बताएगा कि वो जुपिटर मीन्स आपके फादर, मदर, पेरेंट्स जो है वो इस दुनिया को क्या देने के लिए आए हैं। आपकी नवमांश कुंडली का जुपिटर ये बताएगा कि आपका पार्टनर, आपका स्पाउस दुनिया को क्या देने के लिए आया है। तो नवमांश कुंडली एक्टिव तो जन्म से ही रहती है, इसका आध्यात्मिक पक्ष एक्टिव रहता है, बट आफ्टर मैरिज और आफ्टर 30 इसका सेकंड पक्ष भी एक्टिव हो जाता है। इफ यू से यू जस्ट वांट टू परचेज अ कार, आपको एक कार लेनी है, ठीक है, वो आपकी लगन कुंडली का शुक्र है कि भाई मुझे एक कार खरीदनी है, वो मैं मेरे शुक्र से देखूंगा, ठीक हो गया। आपका स्पाउस अगर वो सेम शुक्र को शेयर कर रहा है आपके साथ, तो स्पाउस विल पार्टिसिपेट, वो भी कहेगा भाई मेरा भी पैसा ले लो, थोड़ा बहुत मुझसे भी सहायता ले लो और कार ले आते हैं। और अगर वही अपोजिट हो गया तो आपको कार लेनी है, पर्सन को नहीं लेनी है, इसके बीच में ही फाइट होती रहेगी। तो हर कुंडली का एक रोल होता है, हर कुंडली का एक रोल होता है। जैसे चंद्र कुंडली लोग बना लेते हैं कि चंद्र बना ली, सूर्य बना ली, लगन बना ली, नवमांश बना ली, लेकिन कहाँ लगाओगे उसे? हर जगह थोड़ी लगाओगे, नहीं तो हर प्लैनेट पर आपका 12 ही राशियों के अंदर आ जाएगा। द कॉल इज कि भाई ये जो प्लैनेट है, ये जो डिविजनल चार्ट है वो किसका है, वो उसकी सप्लाई को दिखा रहा है। लगन कुंडली हमेशा सप्लाई को दिखाती है कि मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूँ। चंद्र कुंडली इज द डिमांड की दुनिया को आपसे क्या चाहिए। तो जब भी आप लगन कुंडली में शुक्र को देखोगे वो ये बताएगा कि आप इस दुनिया को क्या दे सकते हो, आपका शुक्र कैसा है। बट जब आप नवमांश में देखोगे, इट विल टेल यू कि योर स्पाउस का शुक्र कैसा है। अगर इन दोनों के बीच में विरोध हो गया, 6-8 हो गए, डिफरेंट एलिमेंट हो गए, एक का पानी एक का फायर, तब आप समझ सकते हैं कि दिक्कत हो गई। वो दिक्कत क्यों हो गई? क्योंकि वो कॉल ही एक्सेप्टेड कॉल नहीं आएगी। ये विल से कि मुझे कार लानी है, स्पाउस विल से नो। ये विल से कि मुझे एक्सपेंडिचर करना है, स्पाउस विल से नो। तो जो फाइनेंस है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट आना चाहिए था, जो ऊपर जानी चाहिए थी चीज़ें, वो ऊपर नहीं जाएंगे। एक दूसरे से फाइट करने में, विरोध करने में वो खर्च हो जाएंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि नवमांश कुंडली भाग्य को वृद्धि कर देती है। बिकॉज एट द पॉइंट आप D12 चार्ट, पेरेंट्स का जो चार्ट है, उसकी कॉल को एक पॉइंट पे आके आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट स्पाउस की कॉल को तो एक्सेप्ट करना ही होगा। D12 चार्ट भी, पेरेंट्स का जो चार्ट है आपके, वहाँ पे भी यही सारे ग्रह बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी शुक्र है। बट वो शुक्र क्या है कि पेरेंट्स की कॉल क्या है, टुवर्ड द शुक्र, टुवर्ड द एक्सपेंडिचर, टुवर्ड द स्पाउस। वो उसे कैसे देख रहा है? तो एक बच्चा है जो कुछ लेना चाहता है, लेट्स से प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है, उसका शुक्र है
ठीक है, वो पेरेंट्स के शुक्र से नहीं मीटअप हो रहा, नहीं मैचअप हो रहा, तो वो सपोर्ट उसे नहीं मिलेगा। जितने ज्यादा डिविजनल चार्ट्स में प्लैनेटों की फाइट होती चली जाएगी, उतना पर्सन का पोटेंशियल डाउन होता चला जाएगा, और जितने वो एक दूसरे के साथ अलाइन होते चले जाएंगे, उतना ही पर्सन का पोटेंशियल अप होते हुए चला जाएगा। D9 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि D9 आपको एक आशा देता है, होप देता है कि ठीक है भाई, बचपन से तूने परेशानी झेल ली, लेकिन हो सकता है कि D9 में सब कुछ बेटर हो गया हो और आपको सपोर्ट मिल जाए फ्रॉम द स्पाउस साइड, उसके फाइनेंस का, उसकी हेल्प का, उसकी हीलिंग का। बट अगर वहां पे प्लैनेट बहुत गिरते हुए चले गए, कमजोर होते हुए चले गए, तो फिर उनमें दिक्कत आ जाती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए। नाउ अगर हम प्लैनेट वाइज प्लैनेट चलें कि भाई आपका शुक्र जो है वो मेष नवमांश के अंदर है, तो मेष नवमांश कैसा है? असर्टिव है, इनिशिएटिव्स लेता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। मंगल की एनर्जीज यहाँ पे व्याप्त है, मंगल की एनर्जी इस नवमांश के अंदर भरी हुई है। जब भी कोई प्लैनेट अपनी शत्रु के नवमांश में जाता है, नीच नवमांश में जाता है, अस्त प्लैनेट के नवमांश में जाता है, वो परेशान हो जाता है। अगर आपके चार्ट में मंगल अस्त है, तो ये शुक्र परेशान स्थिति में आ गया है, फिर आपको शुक्र से जनित समस्याओं को फेस करना पड़ेगा। लेट्स से कि आपका जो मंगल है वो अस्त है, या फिर 6, 8, 12 में कहीं पे है लगन कुंडली में, तो ये शुक्र जो है इनडायरेक्टली पीड़ित हो जाएगा। इसका मतलब है पिछले समय में कोई ना कोई हमारे ऐसे कर्म रहे हैं जिसमें मंगल की वजह से हमने या तो अपने सिबलिंग्स को ट्रीट वेल नहीं करा, उनके साथ प्रॉपर्टी के शेयर को सही तरीके से साझा नहीं करा, इस वजह से आज हमारा शुक्र जो है पीड़ित हो गया है। हम फाइनेंस का, लग्जरी का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, हम हमारे स्पाउस की तरफ से वो आनंद प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक कार्मिक चैलेंज है। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? लॉर्ड हनुमान जी की साधना, उनकी तरफ चलना और प्रॉपर्टी शेयर को साझा करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे आपके पर्सन के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो है उसके सिबलिंग्स की तरफ से आएगा, क्योंकि मेष का इन्फ्लुएंस आ गया, और उसके फादर की तरफ से आएगा। द फादर, सूर्य और मंगल, इनका इन्फ्लुएंस उस पर्सन के ऊपर आता रहेगा। बट कम्स टू शनि, वो यहाँ पे पीड़ित अवस्था में देखने को मिलेगा। तो आपका पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि डोमिनेंट हो, असर्टिव हो। कम्स टू द प्रोफेशन, उसकी वो वीकनेस जो है इंडिकेट होती हो, वहां पे वो एक कमजोर स्थिति का सामना करता हो, क्योंकि शनि और शुक्र का ये जो समायोजन होगा मेष के अंदर, ये बड़ा चैलेंजिंग होगा, टॉक्सिक होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये शुक्र बहुत अच्छा अपलिफ्ट हो सकता है, वर्क कर सकता है। जैसे ही मैं स्टेटस की बात करूँ या इनिशिएटिव लेने की बात करूँ, अपनी तरफ से इनिशिएटिव देने की कोशिश करूँ, बट जैसे ही मैंने शनि को चैनलाइज करा, कोल्ड हो गए, ड्राई हो गए, कम्युनिकेशन रुका, और ये शुक्र जो है ड्रॉप खा जाएगा, परेशान हो जाएगा। यहाँ पर शुक्र की पोजीशन जिस नवमांश के अंदर है, केवल 3 पॉइंट देखने चाहिए। ये नीच का भी नवमांश नहीं है, और ये शुक्र की जो है विरोधी राशियों का भी कोई व्यवस्था यहाँ पे सेटअप नहीं हुई है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये नवमांश जो है शुक्र का अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट अगर आप उस असर्टिव कॉल को पर्सन की झेल पाते हैं तो। अब आपके चार्ट D1 और D9 को अगर आप लिंक करेंगे, तो आपका जो सूर्य होगा, जो आपका स्टेटस है, आपकी पावर है, अगर उसको उच्च का होना है नवमांश कुंडली में, तो उसे मेष में जाना पड़ेगा, और मेष नवमांश में शुक्र बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि आप पैसे को ऐसा एक्सपेंड करते हो कि आप एक्सपेंडिचर आपका ऐसा है कि आप अपना स्टेटस उससे बढ़ाना चाहते हो सकता है आपको उसको एक्सपेंडिचर करने से कुछ फायदा नहीं होता हो, फिर भी आपकी कॉल है कि भाई मेरा स्टेटस बढ़े। और मैरिज भी स्टेटस जो होती है ना, नाक की लड़ाई, वो यहाँ पे दिखाई देगी। कई बार आफ्टर मैरिज नाक की लड़ाई, फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, बचा के रखना है, इज्जत बचानी है, इस वजह से पर्सन क्या करता है, ठीक है चला लेगा। और द सेकंड इज एज बढ़ती जा रही है, सोसाइटी आपको अपोज कर रही है, देन द पर्सन विल थिंक कि भाई ठीक है मैरिज की तरफ जाना है। तो उसकी कॉल क्या बनी? इनसाइड इज व्हाट इज द सूर्य, कि मुझे मेरे सूर्य को अपलिफ्ट करना है, मजबूत करना है। बट शनि अगर इस नवमांश में चले गए, आपकी कुंडली का शनि अगर इस नवमांश में आ गया, तो वो क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। इट मीन्स कि ये जो शुक्र है, ये आपके शनि के साथ वेल अलाइंड नहीं हो रहा है। प्रोफेशनल इश्यूज आएंगे, वर्क लाइफ के चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, आपको शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। या तो पर्सन हो सकता है कि जो होता है ना, कोल्ड होना, ड्राई होना, या फिर चीज़ों में बहुत समय लगना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल सकती है। तो पॉजिटिव साइड इज कमिंग फ्रॉम द सूर्य, बट नेगेटिव इज फ्रॉम द प्लैनेट सैटर्न। अगर हम कहीं वृषभ नवमांश में ही प्लैनेट आ गया है, देखिए शुक्र का वृषभ नवमांश में होना अपनी ही राशि के अंदर, अपने ही नवमांश के अंदर बहुत अच्छा प्लैनेट परफॉर्म करता है। उसने जो कॉल एक्सेप्ट करी है ना, वो बहुत शानदार कॉल है। इस कॉल के अंदर शुक्र को इनहेरेंट ताकत जो है वृषभ से मिल चुकी है, स्टेबिलिटी उसके पास आ गई है, पावर उसके पास आ गई है। बट ये नवमांश है, इट मीन्स ये कॉल आपके पर्सन की है, और पर्सन ऐसा कॉल देता है कि स्टेबिलिटी को देखता है, फैमिली वैल्यूज को देखता है। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसका अच्छा इंपैक्ट क्या आया है कि आपका पर्सन मैरिज के बाद जब घर में आएगा, स्टेबिलिटी ला सकता है, शांति ला सकता है। द नेगेटिव साइड, ये राशि जो है वो बुल की राशि है। बुल मीन्स एक तरफ अगर चल दिया तो वो चल दिया, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, पूरी तरह से एक काम को करने में एक ऑब्जेक्ट बनाता है और उसको उसकी तरफ पूरी तरह लग जाता है। तो वो बुल की एनर्जी है, मीन्स यहाँ पे बातचीत से उसको नहीं समझाया जा सकता। द पर्सन ने अगर कोई एक बार लक्ष्य बना लिया, टारगेट बना लिया, तो उसको अचीव करके ही वो रहेगा। ये कॉल आप यहाँ पे मान सकते हो। जब भी आपके चंद्रमा को बेटर होना होगा या राहु को बेटर होना होगा, वो शुक्र से मिलेंगे,
आपकी लगन कुंडली का चंद्रमा उच्च नवमांश में कहाँ जाएगा? टॉरस नवमांश में, जहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है। इट मीन्स आपका मन कैसा है? योर मन, आपका मन जो है वो शुक्र से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। यू आर सो कनेक्टेड टू द कॉल ऑफ योर पार्टनर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आप देखने को मिल सकते हो। या ऐसे हो सकते हो कि भाई ठीक है, मैं इस लग्जरी से, या जो भी मेरा पार्टनर कहता है, ये चीज़ मुझे सुख देती है। आपके सुख को सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित कर सकता है सारे डिविजनल चार्ट्स में, तो वो आपका स्पाउस है। थर्ड, आप कह सकते हो कि कलर में, ग्लो में काफ़ी अच्छा पर्सन देखने को मिल सकता है। फिर कॉम्प्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जस्ट बिकॉज आपका चंद्रमा उसके शुक्र से बहुत अच्छी तरह ट्यून हो रहा है, बहुत अच्छी तरह कनेक्ट हो रहा है। तो शुक्र क्या है? उसकी सुंदरता। आपका चंद्रमा आपका मन, तो आप सुंदरता की तरफ अट्रैक्शन। राहु भी कनेक्टेड है, तो आई थिंक टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है, मैट्रिमोनियल साइट्स काफ़ी हेल्प कर सकती हैं, या फिर उसका जो फैमिली वैल्यूज़ की तरफ उसका ध्यान है वो हमें अट्रैक्ट कर सकता है। नेगेटिव साइड क्या है? वेल, नेगेटिव साइड इज केतु। केतु टॉरस में नीच का होता है, तो आपका केतु अगर इसके शुक्र से कनेक्ट कर गया तो दिक्कत आएगी। आपका केतु क्या है? आपकी डिटैचमेंट की कॉल है। आप डिटैच रहना चाहते हो, आप हटना चाहते हो, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, या आप एस्ट्रोलॉजर हो, ऑकल्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, तब ये पर्सन आपके लिए समस्या बन सकता है। देन योर केतु विल गो डाउन देयर। आपका केतु, या आप कोई बहुत स्किलफुल काम कर रहे हो, आप ऐसा काम करते हो जिसमें स्किल्स का बहुत यूज़ करते हो, बीट रेस्टोरेंट में कोई काम कर रहे हो, मैकेनिकल कोई काम कर रहे हो, तब ये शुक्र का वृषभ नवमांश में होना एक चैलेंज बन जाएगा। क्योंकि आप जैसे ही आपके पर्सन से मिलोगे, आपका केतु वीक हो जाएगा, आपकी स्किल्स ड्रॉप हो जाएंगी, या फिर आप वो डिटैच नहीं हो पाओगे इस पर्सन से। तो एस्ट्रोलॉजर, ऑकल्ट प्रैक्टिस करने वाले, या सोलो जीवन जीने वालों के लिए ये शुक्र परेशानी है। और अगर कोई पर्सन घरेलू है, पारिवारिक है, तो उसके लिए ये शुक्र शानदार है। थर्ड, अगर हम बात करें मिथुन नवमांश की, शुक्र का मिथुन नवमांश में आना, वेल, मिथुन बुद्ध की एनर्जी, इंटीमेट एनर्जी, तो सेक्सुअल एनर्जीज भी देखने को मिलती हैं, कम्युनिकेशन की ऊर्जाएं भी देखने को मिलती हैं। एंड रिमेंबर, D9 इज द सप्लाई ऑफ योर स्पाउस, कि मेरे स्पाउस से क्या निकल के आता है। तो उसका शुक्र जब मिथुन में है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा हो सकता है, तो जो बातों में लच्छे बना देता है ना, बातों के अंदर काफ़ी अट्रैक्शन डाल देता है, जिनसे बात करते करते आपका मन नहीं भरे, वो शुक्र मिथुन है। और यहाँ पर ये ऊर्जा जो है वो आप कह सकते हैं कि फाइन आर्ट्स की तरफ भी दिखाई देती है। तो पर्सन की सप्लाई में फाइन आर्ट्स है, कहीं ना कहीं आर्ट एंड ऑल से पर्सन लिंक्ड है। अब हमारे चार्ट में जब भी किसी प्लैनेट को मिथुन नवमांश की तरफ जाना होगा, उसको शुक्र से मिलना पड़ेगा। इट मीन्स जितना मैं कम्युनिकेशन करूंगा, बातचीत करूंगा, शॉर्ट ट्रैवल करूंगा, पोजीशन बनेगी कि मैं उस शुक्र के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। और जितना आप इसका अपोज करोगे, आप कोल्ड हो गए, आप ड्राई हो गए, आप एक डिस्टर्बेंस लेके आ रहे हो प्लैनेट से, तो ये चीज़ें जो है ख़त्म हो सकती हैं, परेशान हो सकती हैं। ओवरऑल मिथुन नवमांश को आप कह सकते हो कि सामने वाले पर्सन की जो कॉल बनी है एक्सट्रीमली पॉजिटिव कॉल है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव आप इसको मान सकते हो। और इसमें सबसे ज़्यादा हमारे कर्मा जो है नागलोक से इंडिकेट होते हैं। नाउ नागलोक इज ऑल अबाउट पॉजिटिव एनर्जीज। तो पॉजिटिव एनर्जीज का तो आप ये समझिए पूरा का पूरा तूफान जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ये हमेशा देखने को मिलेगा, इसमें कोई इफ है ना बट है। अगर हम कहें कर्क नवमांश की बात आ गई, तो कर्क नवमांश प्लैनेट शुक्र को क्या बहुत ज़्यादा पसंद है? वेल, वाटर के नवमांश प्लैनेट शुक्र के साथ उसका जल तत्व है। जब वो वाटर के नवमांश में आएगा तो उसमें और जो जल की अधिकता हो गई है। यहाँ पे जो आपका पर्सन है उसकी सप्लाई में जल बहुत है, वाटर बहुत है, इमोशंस बहुत भयानक तरीके से चलता है। फिजिकल फीचर्स में भी कहीं ना कहीं शुक्र ब्यूटी है। जब वो कर्क नवमांश में आएगी तो ब्यूटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली ब्यूटी जो है वो आपका पर्सन लेके बैठा हुआ है। बट अगेन द वाटर एलिमेंट, इट मीन्स हेल्दी पर्सनालिटी देखने को मिल सकती है, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है ना। अगर आपके जुपिटर को, आपकी लगन कुंडली में आपका जुपिटर आपके समाज में आपकी इज्जत को, प्रतिष्ठा को दिखाता है, आपके भाग्य को दिखाता है, तो जब भी आपके जुपिटर को ऊंचा होना होगा तो उसे कर्क नवमांश में जाना होगा। और कर्क नवमांश में आपके चार्ट में शुक्र बैठा हुआ है। इट मीन्स द ब्यूटी ऑफ योर पर्सन, उसका इंटेलेक्ट, उसकी ब्यूटी आपके गुरु को अपलिफ्ट कर देती है, आपकी सोसाइटी में ग्रोथ दिखा देती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ा देता है उसका शुक्र। हो सकता है उसके पास पैसा हो सकता है उसके पास जो आप कह सकते हैं कि मटेरियल वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा हो, मटेरियल्स एसेट्स आसपास हो, या फिर उसकी ब्यूटी जो है आपकी सोसाइटी में प्रतिष्ठा को अपलिफ्ट कर देती है, ऊंचा कर देती है। तो ये एक पॉजिटिव कॉल आई है। इंटेलेक्चुअल कनेक्शंस अच्छे खासे बन सकते हैं, और आपके जुपिटर को इस पर्सन का शुक्र जो है सेटिस्फाई भी कर सकता है। और द सेकंड यू कैन से कि भाई ये जुपिटर और शुक्र में एक तरह का युद्ध भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज दोनों के दोनों एट द एंड टीचर हैं। तो एक्सट्रीम टीचिंग की वाइब दिखाई देगी, एक दूसरे को लेसन सिखाना, एक दूसरे को लेसन को सिखाते रहना कि ऐसे काम करो, वैसे काम करो। ये जो चीज़ें हैं
प्लस माइनस में यहाँ देखने को मिल सकती है। नेगेटिव कॉल कहाँ से आई है? मंगल से। बस जब भी आपके चार्ट का मंगल कमजोर होगा वो कर्क नवमांश में चला जाएगा। हम कहते हैं ना नीच नवमांश में आ गया है साहब। तो मंगल आपका आपकी भुजाओं को दिखाता है, आपकी शक्ति को दिखाता है, आपके बल को दिखाता है, और वो इस शुक्र के अंदर नीच का हो गया है। तो अब यहाँ दिक्कत क्या आई है कि द पर्सन राइट स्टैंड नहीं ले पाता है। जैसे ही आपका स्पाउस आपको दिखाई देगा या कोई पर्सन रिलेशन आपको दिखाई देगा, आप उसमें कभी भी राइट स्टैंड नहीं ले पाओगे। यू विल फील कि भाई इसमें स्टैंड ले ही नहीं पाते हैं, इसकी तरफ हम चल ही नहीं पाते हैं, इसकी तरफ एक कड़क खड़ा डिसीजन जो है वो लिया ही नहीं जा सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन, वो आपके मंगल को दबा के बैठी हुई है, ये बैठा हुआ है। इट मीन्स आप कभी भी अपने मंगल को उस पर्सन के सामने चैनलाइज ही नहीं कर सकते हो। या फिर नेगेटिव साइड ऑफ मंगल चैनलाइज होगा जो कि डोमेस्टिक वायलेंस है, पॉजिटिव साइड ऑफ मंगल जो है ना कि एनर्जी को एक साथ यूज करना, एनर्जी को एक साथ यूज में लेके कुछ अच्छा करना, वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। दो द पर्सन आपके जुपिटर को अपलिफ्ट कर रहा है, सोसाइटी में आपकी इमेज बढ़ा रहा है, बट मैंने जैसे कहा था जुपिटर और शुक्र दोनों ही टीचर हैं, एक दूसरे को लेसन सिखाते रहते हैं। तो एनर्जीज आर जस्ट नॉट गोइंग टूवर्ड द प्लस, दे आर जस्ट अपोज की एनर्जीज यहाँ पे लगी हुई है। तो अपलिफ्टमेंट एनर्जीज में नहीं आता है, फाइटिंग एनर्जीज देखने को मिल सकती हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल कर्क नवमांश में अगर शुक्र बैठा हुआ है, वाटर का एलिमेंट है, यू कैन से कि नीच तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं शत्रु का तत्व हुआ है, वाटर की ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, तो पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव उसकी कॉल है। और ये उसके मन की कॉल नहीं, ये उसकी कई बार होता है ना कि अपनी ब्यूटी, अपनी पर्सनालिटी को लेकर पर्सन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव टू दो इमोशंस या ब्यूटी आपने कह दिया तो फिर आप समझ लीजिए कि दिक्कतें हो जाएंगी। अगर हम लियो नवमांश की बात करें कि आपका शुक्र जो है वो लियो नवमांश के अंदर बैठा हुआ है, तो लियो नवमांश कैसा है? लियो नवमांश ऐसा है जिसमें कि आपको सिंह की ऊर्जाएं बहुत देखने को मिलती हैं। सिंह मीन्स थोड़ा डोमिनेंट है, थोड़ा असर्टिव है, अपनी बातों को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, और ये आपके स्पाउस की कॉल है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपकी लगन कुंडली में आपका शुक्र कहीं वाटर में बैठा हुआ है 4, 8, 12 की राशियों में, और D9 नवमांश कुंडली में ये शुक्र जो है लियो में बैठा हुआ है, तो फर्क क्या है कि आप जब शुक्र की बात करते हो, पैसे की, लग्जरी की, धन की, तो उसमें इमोशंस है, आप डोमिनेट नहीं करते हो सामने वाले को। बट यहाँ पर आपके स्पाउस की सप्लाई क्या है कि वो अगर कोई वॉच खरीदता है, क्लोथ खरीदता है, कुछ भी लेके आता है, तो उसका डोमिनेंस बाहर निकलता है। वो उसको या तो अपने स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए खरीदता है क्योंकि वो सिंह में है, इट मीन्स वो शुक्र से डोमिनेंस स्थापित कर रहा है, तो वो डोमिनेंस दिखाता है दूसरों के ऊपर अपनी चीज़ों का, एसेट्स का डोमिनेंस दिखाना। एक ही चीज़ को मल्टीप्लाई करना सिंह की आदत है, एक ही चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक चीज़ को मल्टीप्लाई मीन्स एक ही जैसी दो चीज़ें हो सकती हैं, 2 फोन हो सकते हैं, 2 वॉचेस हो सकती हैं, 2 कार हो सकती हैं। लग्जरी मीन्स जो स्पाउस है आपका, उसकी लग्जरी की कॉल क्या है कि मैं मल्टीप्लाई करके रखूंगा चीज़ों को, एक से ज़्यादा बना के रखूंगा। ये वहाँ पे कॉल सेटअप हुई है। ये कॉल आपके पर्सन की, आपके स्पाउस की है कि वो पर्सन जो है वो सिंह को अप कर रहा है, वो सिंह से कनेक्ट बना रहा है। तो ये वहाँ पे एक कॉल स्थापित हुई। अब अगर हम हमारे चार्ट में देखें कि भाई मेरे चार्ट में अगर किसी भी प्लैनेट को सिंह नवमांश में जाना है तो उसे शुक्र से मिलना होगा। सिंह नवमांश क्या है? आपके डोमिनेंस को, आपके समाज में प्रतिष्ठा को, इज्जत को दिखाता है। तो ये इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे मैरिज आपकी इमेज को, सोसाइटी में इमेज, सोसाइटी में प्रतिष्ठा, इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और जब भी किसी प्लैनेट को सोसाइटी से वैलिडेशन लेना होगा तो उसे सिंह नवमांश शुक्र से मिलना होगा। तो हो सकता है कि आपको भी वैलिडेशन अगर प्राप्त करना हो सोसाइटी में, कई बार वैलिडेशन मीन्स लेट मैरिज, यहाँ पे मैरिज के चांसेस आपको लेट देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पर्सन वैलिडेशन की तरफ जा रहा है, उसको सोसाइटी से जब वैलिडेशन चाहिए तब वो मैरिज की तरफ जाना चाहता है, तब वो शुक्र को एक्टिवेट करना चाहता है। तो जब भी वैलिडेशन की बात होगी कि भाई हमें वैलिडेशन नहीं मिल रहा, या संतान का फियर, लियो इज ऑल अबाउट संतान का फियर, वंश का फियर, वो पर्सन को मैरिज की तरफ धकेलता है, पुश करता है। तो द पॉजिटिव कॉल आई थिंक इज फ्रॉम द शुक्र साइड कि जब भी आपको इमेज चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, या फिर वो सोसाइटी का वैलिडेशन चाहिए, तो आपको शुक्र की तरफ जाना होगा, स्पाउस की तरफ मूव करना होगा। और जब हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, कंफर्ट चाहिए, पीस चाहिए, हमें वो कंपटीशन की वाइब भी नहीं चाहिए, भाई हमें नहीं कंपटीशन में आना, तब वो पर्सन मैरिज से दूर होता हुआ आपको दिखाई देगा। क्योंकि लियो की मूल कॉल कंपटीशन की कॉल होती है। लियो प्रैक्टिकल साइन है, लियो कंपटीशन की कॉल रखता है। और ये सिचुएशन वर्स कब हो सकती है? जब आपके चार्ट का वाटर में शुक्र बैठा हुआ हो। तो आपकी कॉल क्या हुई? भाई मेरा शुक्र ऐसा है जो कि पानी में है। पानी का शुक्र ऐसा होता है जिसमें जिसके अंदर इमोशंस बहुत होते हैं। तो पर्सन की कॉल क्या है कि मैं फाइन आर्ट्स की तरफ हूँ, मैं इमोशंस की तरफ हूँ, मैं शांति की तरफ हूँ। और आपके स्पाउस की कॉल क्या बनी है? उसका शुक्र फायर के अंदर है। वो ऐसा है जो कि अपनी चीज़ों को दिखाता है, शोकेस करता है, शो ऑफ करता है। अगर दोनों में प्लस बन गया
तो आप उसे अच्छा मान सकते हैं। और अगर माइनस हो गया तो आपकी सोसाइटी में इमेज को ये पर्सन जो है बहुत 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 प्रभावित कर सकता है। या ऐसा हो सकता है जो कि छोटी छोटी चीज़ों को भी शो ऑफ करना चाहता हो, दिखाना चाहता हो। तो मैं पॉजिटिव कॉल तो इसकी मानता हूँ कि सोसाइटी से अगर आपको वैलिडेशन चाहिए तो बहुत ईजीली आपको स्पाउस के थ्रू मिल सकता है। और नेगेटिव कॉल इसकी ये है कि आप ये मानिए कि कंपटीशन के अंदर हम फंस जाते हैं, कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, हर चीज़ कंपटीशन की तरह दिखाई देती है। एक कंपटीशन लगता है कि भाई छोटे छोटे काम को करने में भी कंपटीशन है। तो पॉजिटिव कॉल और नेगेटिव कॉल दोनों को ध्यान में रख के ही इस चीज़ के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। सिंह एक ऐसी राशि है जिसमें और कोई प्लैनेट तो कमजोर नहीं होते हैं, लेकिन शनि के लिए ये शत्रु नवमांश है। तो आप कह सकते हैं कि शनि इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। शनि जब भी आपके शुक्र से मिलेगा, मीन्स आपकी लगन कुंडली का शनि क्या बताता है? आपकी लगन कुंडली का शनि आपके प्रोफेशन के बारे में बताता है। जब एस्ट्रोलॉजर आपके शनि को देखेगा तो वो कहेगा यार नवमांश में ये कहाँ पे है। अगर ये सिंह नवमांश में आ गया, शुक्र से मिल गया, तो उसे दिक्कत आएंगी। कई बार यहाँ पे मैरिज में दिक्कत अंकल साइड की तरफ से आ जाती है या फादर साइड की तरफ से आ जाती है। इसका ध्यान रखना चाहिए। कोल्ड होना, ड्राई होना, अपने आप में रिलेशन के अंदर इश्यूज बन जाएंगे। और कोल्ड और ड्राई के साथ आप कह सकते हैं कि शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत समय लेता है, बहुत समय। तो अगर यहाँ पे बहुत समय लिया जा रहा है ना आपकी तरफ से, तो भी वो आपके पर्सन को जो है पसंद नहीं आएगा, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो आई थिंक शनि को जितना डाउन रखें उतना ही बेटर है। और शनि को ये शुक्र पसंद नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कार्मिक रूप से ये शुक्र जो है वो एक वेल ट्यून्ड शुक्र नहीं है। शो ऑफ करना, दिखाना, आपके स्पाउस की एक ये आदत चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर सकती है। कई बार नज़र लगना जो है इसके अंदर देखने को मिल सकता है, जस्ट दिस शो ऑफ एनर्जी। अगर हम वर्गो की बात करें कि आपका शुक्र वर्गो नवमांश में आ गया है, कॉल क्या होती है? सीधी सी कॉल है कि अगर आपका कोई भी प्लैनेट नीच नवमांश में आ गया तो वो अपनी स्ट्रेंथ को बहुत हद तक खो देता है, उसके पास उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। आपका शुक्र कमजोर हुआ है, मैरिज में, रिलेशन के अंदर उसका इशू रिफ्लेक्ट होगा, दिखाई देगा कि भाई बनते बनते चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं, बनते बनते चीज़ें खराब हो जाती हैं। खराब होने का रीज़न क्या है? व्हाट इज द रीज़न? आपकी लगन कुंडली में अगर आपका शुक्र नीच का होता तो इट मीन्स द पर्सन इज ओवर क्रिटिकल है। ये ब्यूटी के मैटर्स में ओवर क्रिटिकल है। इसे छोटी छोटी चीज़ें देखनी है। नाक किसी पर्सन की हो तो ऐसी हो, बाल हो तो ऐसे हो, चेहरा हो तो ऐसा हो। लेकिन ये लगन कुंडली नहीं है, ये नवमांश कुंडली है। नवमांश कुंडली इज द सप्लाई ऑफ योर पर्सन, कि आपका पर्सन क्या दुनिया में देखता है। तो वो क्या देखता है? वही शुक्र को देखता है। वर्गो जैसा देखता है। वर्गो मीन्स ओवर क्रिटिकल है टुवर्ड द शुक्र, पर्सन ओवर क्रिटिकल है। इसका मतलब है जब भी आप प्रपोजल लेके कहीं जाओगे आपको ऐसा पर्सन देखने को मिलेगा जो जाते ही आपसे क्या कहता है? तो नाक ठीक नहीं है, फेस ठीक नहीं है, आंखें ठीक नहीं है, शोल्डर्स ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें वो करेगा। मीन्स ओवर क्रिटिकल कम्स टू द शुक्र। लग्जरी के टुवर्ड ओवर क्रिटिकल है। वो आपसे हर बार पूछेगा कि भाई बैंक बैलेंस कैसा है, आपके गाड़ी घोड़े कितने हैं। शुक्र के टुवर्ड क्रिटिकल पर्सन दिखाई देगा। ये नवमांश नीच नवमांश की ऊर्जा होती है। टुवर्ड उसके पर्सन क्रिटिकल हो गया है, ओवर एनालिटिकल हो गया है। वो बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा विचार करता है। कोई रिलेशनशिप बन रही है, बहुत सोचेगा। तो शुक्र अगर आपके चार्ट में नीच नवमांश में आ गया है तो आप इस बात को एक्सेप्ट करके रखिए कि आपका पर्सन, चाहे उसके पास कितने भी कम ऑप्शन क्या ना हो, कितना भी वो कमजोर स्थिति में क्या ना हो, बट द पर्सन इज ओवर एनालिटिकल। कम्स टू द सिचुएशन, वो पर्सन एनालिटिकल एनर्जीज को निकालेगा, क्रिटिकल एनर्जीज को निकालेगा, क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन करेगा। कहीं ना कहीं वो सोचने की कोशिश करेगा, पूछेगा आपसे कि भाई आपके पास ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, और हमें वो पसंद नहीं आता है। दिस इज द इशू विद द नीच नवमांश। ये नीच नवमांश का इशू है। नाउ इसको एड ऑन क्या कर सकता है? अगर आपके चार्ट में आपका बुध कंबस्ट हो गया है, लेट से बुध भी कंबस्ट हो गया है, तो ये दिक्कत और इंक्रीज हो गई। क्योंकि एक तो ओवर क्रिटिकल है एंड द सेकंड वो पर्सन कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहा, खुद का ही जजमेंट बना लेता है। तो वो जो लोग होते हैं जो सेल्फ जजमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, एंड दिस इज नॉट अबाउट यू, दिस इज अबाउट द सामने वाली साइड। तो वो जजमेंट को ड्रॉ किया जा रहा है और ये हमें पसंद नहीं आता है। ये प्रॉब्लम का पॉइंट बनता है। इसीलिए मैरिज में डिले, देरी, धीमापन, धीमा धीमे चलना, धीमी प्रोग्रेस ये देखने को मिलती है। तो आप उसकी पॉजिटिव कॉल और नेगेटिव कॉल को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पे शुक्र की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका क्रिटिकल होना, ओवर एनालिटिकल होना अगर आपको पसंद आता है देन दी बेस्ट है, देन ये अलाइनमेंट दी बेस्ट अलाइनमेंट है। बट अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है फिर सिचुएशन अजीब हो गई। क्योंकि उसकी आपकी जो नवमांश कुंडली है वो एक्चुअली आपके पर्सन की सप्लाई है कि उसके पास क्या क्या है दुनिया को देने के लिए। तो वो एक नीच का शुक्र दुनिया को दे रहा है, वो कमियां देखता है। जब भी कोई नीच नवमांश का प्लैनेट होता है तो वो कमजोर हो जाता है, उसके अंदर वीकनेस आ जाती है।
बट यहाँ से सेल्फ रियलाइजेशन भी स्टार्ट होता है। तो आई थिंक अगर आप मौका देते हैं, रिलेशन को बनाते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा एफर्ट अपनी तरफ से देते हैं, तो ये सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है पर्सन को, और कम्स टू अ पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट उस पर्सन के जीवन में आ सकता है, जिससे हो सकता है कि वो पर्सन जो है इन चीज़ों से बाहर निकल आए। तो आई थिंक एक मौका दिया जा सकता है और एक मौका देखना चाहिए। इसीलिए अगर आपके चार्ट में बुध को कभी भी उच्च का होना होगा तो वो कहाँ जाएगा, वो इसी नीच नवमांश में जाएगा, वर्गों के अंदर। यहाँ पे वो उच्च का हो जाएगा। इसका मतलब आपका बुध यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है। आपका बुध, आपका कम्युनिकेशन, हो सकता है उस पर्सन की, जो आपका स्पाउस है, जो आपके रिलेशनशिप है, इसकी किसी से भी ना बनती हो, और आप मौका देते हैं और आपका बुद्धि यहाँ पे अच्छा हो जाता है, तो एक अच्छा पर्सन आपको मिल जाएगा जिससे आप बातचीत कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, क्योंकि सामने वाला पर्सन भी वो करना चाहता है, उसकी औरों से इतनी अच्छी नहीं बन पाती है। तो बुद्ध के लिए ये बहुत अच्छा है। बुद्ध के लिए तो ये शानदार व्यवस्था है। बुद्ध मैरिज में सीधा सीधा कोई रोल परफॉर्म नहीं करता है, बट व्यापारी प्लैनेट है, और उसकी कॉल आप ये मान सकते हो कि वो भी एनालिटिकल है। तो अगर आपको भी एनालिटिकल होना है, अपने जीवन की छोटी छोटी कमियों को खत्म करना है, कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, तो ये पर्सन आपके लिए गोल्डन है। क्यों? क्योंकि ये शुक्र आपको इंडिकेट करता है, ये पहले ही आपको बता देगा आपकी कमियां क्या क्या है। आपके स्पाउस का ऐसा इंट्यूशन की पावर है कि वो पहले ही समझ जाता है यहाँ पे क्या ठीक नहीं है। यह है नीच नवमांशगत। तो इसकी पॉजिटिव कॉल और नेगेटिव कॉल को आपको ध्यान से समझना चाहिए। ओवरऑल तो मैं ये कह सकता हूँ कि शुक्र की इस राशि से तो कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि शुक्र की जो शत्रु राशियाँ हैं वो लियो है, स्कॉर्पियो है, सैज है, एंड या एक्वेरियस है, बट ये उसके अंदर नहीं आती है। तो आप इससे तो उसे बाहर निकालिए कि कोई उससे उसकी दुश्मनी है या कुछ ऐसा है। बट हाँ, नीच का है तो नीच की ऊर्जाएं तो देखने को मिलेंगी। तो अगर आपका बुध वहाँ अच्छी तरह ट्यून इन हो गया तो आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए शानदार पर्सन है और बिजनेस के लिए भी शानदार पर्सन है। बट अगर आपका कोई भी प्लैनेट, जैसे कि शुक्र आपका, अगर आपके शुक्र को, आपकी लगन कुंडली के शुक्र को नीच का होना होगा तो नवमांश में इसी शुक्र के साथ मिलेगा। इट मीन्स कि आपकी जो होता है ना कि पर्सन की ब्यूटी, पर्सन की वेल लुक्स, उसके लिए पर्सन ठीक नहीं है, कमियां दिखाता रहेगा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। घर में शुक्र में क्या कमियां हैं, कोई आप कार लेके आ रहे हो, उसकी कमियां बता दी भाई, आते से पहले बता दिया क्या गलत है इसमें। तो ये एक दिक्कत है। ये शुक्र से जब भी कोई प्लैनेट मिलेगा उसको उसका एनालिटिकल होना, कमियां दिखाई देंगे उसकी। तो लेट्स से कि आपके फादर इस पर्सन के साथ मिलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो फादर की कमियां ये पर्सन पहले ही देख लेगा, उनको समझ जाएगा। वो एक पॉइंट हो सकता है। तो आपका बुद्धि है जो इस पर्सन के साथ बहुत अच्छी तरह से ट्यून इन हो सकता है। इसके अलावा किसी और प्लैनेट की ट्यून इन मुझे नहीं लगता कि सेटअप होगी। अगर आपके चार्ट में ये शुक्र है तो आप जरूर बताइएगा कि क्या इसके इफेक्ट फलसफे हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम कहें तुला की कि भाई मेरा शुक्र जो है वो तुला के अंदर है, लिब्रा नवमांश में है, तो कैसा रहेगा लिब्रा नवमांश आपके शुक्र के लिए, शुक्र का तुला नवमांश के अंदर होना। वेल, तुला नवमांश कैसा है? तुला नवमांश तुला की तरह है, बैलेंस को दिखाता है। सूर्य की पावर कम वर्क करती है और शनि की पावर अच्छा खासा वर्क यहाँ कर पाती है। हुआ यहाँ पे क्या है कि हमारा शुक्र तुला नवमांश के अंदर आ गया है, उसने वो राशि एक्सेप्ट कर लिया जो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। इट मीन शुक्र के पास पावर तो है। द सेकंड इज शनि की उच्च राशि है। इट मीन्स उसके ऊपर शनि का भी इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। और ये हमारे जीवन के अंदर इस तरह रिफ्लेक्ट होगा कि आफ्टर मीटिंग द पर्सन जैसे ही हमारे जीवन के अंदर आता है, हमको भी अपनी वर्क लाइफ, प्रोफेशन, इनके बारे में क्लियर पिक्चर मिलती है। हम भी समझ पाते हैं कि हमें शुक्र को किस तरह से बैलेंस करना है। पॉजिटिव साइड ऑफ शुक्र हमारे जीवन में चैनलाइज होने लगता है। वहीं उसका जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो किस तरह है कि सूर्य यहाँ पे वर्क नहीं कर पाता। तो सूर्य आपके चार्ट में, आपका सूर्य आपकी इमेज को दिखाता है, प्रतिष्ठा को दिखाता है, पावर को दिखाता है, डोमिनेंस को दिखाता है। वो यहाँ पे वर्क नहीं कर पाता। तो लगन कुंडली इज योर सप्लाई कि मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूँ। नवमांश कुंडली इज द सप्लाई ऑफ योर स्पाउस। आपका स्पाउस जो शुक्र को रख रहा है तुला में, वो बता रहा है कि मैं कम्स टू द शुक्र, बैलेंस अप्रोच है मेरी। अगर आपका शुक्र ऐसा है, आपकी लगन कुंडली में शुक्र जो है वाटर में बैठा हुआ है कि साहब मेरा शुक्र तो कर्क राशि में है, तो इसमें इट मीन्स कि आपकी उसमें बैलेंस्ड अप्रोच ही नहीं है। आपकी अप्रोच ऐसी है कि आप सब कुछ लुटा दोगे। और आपका तुला नवमांश में आ गया है शुक्र, इंडिकेट कर रहा है कि आपका स्पाउस ऐसा है जो कि सब कुछ लुटाएगा नहीं, वो बैलेंस रखेगा आप में और अपनी फैमिली के अंदर बैलेंस रखेगा। हर चीज़ में वो बैलेंस रखता हुआ दिखाई देगा। तो कई बार आपको ये पसंद आएगा कि भाई ठीक है यार, कितनी बैलेंस की अप्रोच है। कई बार ये गुस्सा भी दिला देगा। ओवर बैलेंस अप्रोच जो है वो गुस्सा भी दिला देती है। अगर आपके चार्ट में शुक्र अस्त है या शनि अस्त है तो ये जो पोजीशन है वो मैलेफिक हो गई है और फिर यहाँ पे मैरिज में डिले, टाइम लगना, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अगर ये शुक्र अस्त नहीं है
मजबूत स्थिति में है, शेडबल में पावरफुल है, तो आप मैरिज को अर्ली मान सकते हो या फिर अर्ली विद डिले मान सकते हो, क्योंकि शनि की पावर यहाँ पे बनी हुई है। आपका सूर्य इस शुक्र के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य जैसे ही थोड़ा नवमांश में जाएगा वो नीच का हो जाएगा। इट मीन्स जैसे ही आप इस पर्सन से मिलते हो, इसके फेस को देखते हो, इसकी ब्यूटी को देखते हो, इसकी लग्जरी की आउटलुक को देखते हो, आपका सूर्य नीच का हो जाता है। स्टेटस पावर वर्क नहीं कर पाती है आपकी, या तो इसके पास इतना पैसा है कि आपका स्टेटस उसके सामने दिखाई नहीं देता है, या फिर बिल्कुल ही पैसा नहीं है तो हमारा स्टेटस मतलब इससे मिलने के बाद भी अपलिफ्ट नहीं होता, बढ़ नहीं पाता है। क्या प्लैनेट, कौन सा वो प्लैनेट है जो आपके चार्ट का जो आपके स्पाउस से मिलने के बाद अच्छा परफॉर्म करेगा? वो है शनि, क्योंकि शनि उच्च का हो जाएगा लिब्रा नवमांश में, वहां पे ये शुक्र बैठा हुआ है। इट मीन्स जैसे ही आप पर्सन से मिलोगे, ज़्यादा काम करने की होड़ा होड़ में आ जाओगे, ज़्यादा मुझे काम करना है, वर्क मुझे बहुत ज़्यादा करना है। शनि क्या है? काम का कारक है, वर्क कराता है, प्रोफेशन का कारक है। तो पर्सन से जैसे ही आप मिलते हो, जैसे ही उसके शुक्र को देखते हो, उसकी लग्जरी को देखते हो कि या तो इसके पास पैसा है ही नहीं, तो फिर इसके लिए घर भी बनाना है, व्यवस्थाएं भी करनी है, या फिर इतना ज़्यादा है कि इसको कंपटीशन देना है, उसके लिए मुझे बहुत काम करना पड़ेगा। तो यहाँ ये भी देखा है कि भाई लिब्रा नवमांश में शुक्र बैठा हुआ है आपके चार्ट में, पर्सन से मिलने के बाद पर्सन खुद, मतलब आप खुद एक से अधिक काम में आ गए। कि पर्सन है जिसके चार्ट में ये था शुक्र लिब्रा नवमांश में, उसने जॉब भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, नाइट शिफ्ट भी कर रहा है, दिन की शिफ्ट भी कर रहा है। पूछा ऐसा चेंज क्यों आया है? नवमांश में देखा तुला। अच्छा, इसका इंडिकेट क्या है कि शनि, हर प्लैनेट का वो शनि का तत्व ऊपर हो जाता है, हर प्लैनेट काम करने लग जाता है। इसके पर्सन के आपके घर में आते ही हो सकता है कई लोग जो है काम करना स्टार्ट कर दें, जो अब तक कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी काम करने लग जाए। ये एक प्रभाव है, हर इंसान को काम के अंदर डाल देना, ये एक प्रभाव है। और लोगों के ईगो को खत्म कर देना, या आपके पर्सन को पसंद है, वो हर पर्सन के सूर्य को डिमोलिश करने के अंदर आ चुका है, ईगो को खत्म कर देगा। इससे मिलने के बाद ऐसा लगेगा कि यार अहम या तो है ही नहीं हम में, अहम ही नहीं छोड़ा इसने, ईगो को खत्म कर दिया, एंड कर दिया ईगो का। ये एक पॉइंट है। फादर के साथ कनेक्शंस आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं आफ्टर मीटिंग द पर्सन, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। या फिर इस पर्सन के जो फादर हैं उनके साथ हमारे कनेक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखते चले, एक्सेप्ट करके चले। और ये भी हो सकता है कि आपके जीवन में वही पैटर्न रिपीट होने लगे जो आपके अंकल की लाइफ के अंदर हुए थे। इस पॉइंट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्क करके रखिएगा कि वो पैटर्न रिपीट हो सकते हैं जो आपके अंकल की लाइफ के अंदर हुए थे। अगर हम स्कॉर्पियो नवमांश की बात करें कि आपका शुक्र जो है स्कॉर्पियो नवमांश में आ गया, वैसे तो स्कॉर्पियो को शुक्र अपनी शत्रु राशि की तरह ट्रीट करता है, तो सीधी ही कॉल तो ये समझिए कि आप शत्रुगत नवमांश के अंदर है, शत्रु के नवमांश में उसकी पोजीशन है। अब नवमांश कुंडली और लगन कुंडली में कुछ तो फर्क होगा ना। लगन कुंडली में भी शुक्र है, नवमांश में भी शुक्र है, द्वादशांश में भी शुक्र है, दशमांश में भी शुक्र है। तो नवमांश का शुक्र इंडिकेट क्या करता है कि आपका पर्सन शुक्र को किस तरह ट्रीट कर रहा है। उसने शुक्र को स्कॉर्पियो में रखा, इट मीन्स कम्स टू द लग्जरी, पैसा, कम्स टू द ब्यूटी, वो बहुत पॉजिटिव है उन चीज़ों के बारे में। आप उससे कुछ कह ही नहीं सकते उसके लुक्स के मैटर में, उसके पैसे के मैटर्स में, उसके लग्जरी के मैटर्स में आप कुछ नहीं उसको सलाह दे सकते। आपने वहाँ सलाह दी, केतु चैनलाइज हुआ, रिलेशन एंड हुआ, मैरिज में दिक्कतें आई। जैसे ही आपने उसके नवमांश को पीड़ित करा, जैसे ही आपने उसके शुक्र को पीड़ित करा, आप ये समझ लीजिए फिर दिक्कतें आने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर नीचगत नवमांश है, शत्रुगत नवमांश का मतलब सिंपल यह है कि ये शत्रु राशि है शुक्र की, जिसमें शुक्र आके बैठ गया है। अब अगर आपकी कुंडली में शुक्र 159 में, लेट से ऐसा भी कोई चार्ट हो सकता है जो कहे कि भाई मेरा शुक्र तो है जो मेष के अंदर बैठा हुआ है और यहाँ पे स्कॉर्पियो नवमांश आ गया है, तो कैसा परफॉर्म करेगा? इट मीन्स कि आप जब भी पैसे की, लग्जरी की, लुक्स की बात होगी बहुत प्रैक्टिकल होके चलोगे। यार प्रैक्टिकल होके चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपका स्पाउस ऐसा होगा जो स्कॉर्पियो की तरह चलेगा, वो पॉजिटिव होगा उन चीज़ों के बारे में एक्सट्रीमली, टू दैट पॉइंट कि आप उससे कुछ कह नहीं सकते, उसकी बुराई नहीं कर सकते। और स्कॉर्पियो एक ऐसा नवमांश है जिसमें चंद्रमा नीच का होता है। तो चंद्रमा यहाँ पे नीच का होता है, आपका मन जैसे इस पर्सन से मिलोगे वो उसमें नीचत्व आएगा, या तो इसके अंदर कुछ, इसके गुणों में कुछ ऐसा है, इसके प्रभाव क्षेत्र में कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं आता, इसके इकोसिस्टम में कुछ ऐसा है, या फिर केतु बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो इस पर्सन से मिलने के बाद एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत अच्छा है, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत अच्छा है, या कोई ऐसा काम कर रहे हो जो स्किल का है कि भाई आप स्किल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, तो ये मैरिज बहुत अच्छी वर्क करेगी। बट अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो चंद्रमा से प्रभावित हो, लुक्स आपको बहुत मैटर करते हैं, पॉजिटिव आप भी हो,
इमोशंस आपको मैटर करते हैं। इस पर्सन से मिलते ही आपका चंद्रमा डिमोलिश हो सकता है। मदर की तरफ से चैलेंजेस यहाँ देखने को मिल सकते हैं स्कॉर्पियो नवमांश में, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए, ऑल द टाइम इस पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। और क्या कह सकते हैं इसके बारे में, मैं तो यही कहूँगा कि उपाय जो है वो करते रहें, और उपाय ऐसे होने चाहिए जो माँ काली को डिवोटेड हूँ या फिर लॉर्ड हनुमान जी को डिवोटेड हूँ। माँ काली की तरफ से अगर मदद आती है तो ये चार्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और आपका पर्सन भी ऐसा ही है जो ऑकल्ट, हिडन, सीक्रेटिव, ये मतलब उसकी सप्लाई है। मैटर्स टू शुक्र पैसे को सीक्रेटिव तरीके से रखता है, लग्जरी को सीक्रेटिव तरीके से रखता है। कोई भी चीज़ घर में लेके आएगा, 2 फोन रखेगा, एक को सीक्रेटिव रखेगा, आपको पता ही नहीं होगा उसके बारे में। ये समस्या बन गई है। दिस इज द मेन इशू इन दिस कनेक्शन। अगर हम बात करें, लेट्स से टॉक अबाउट द सहज नवांशा, तो सहज नवांशा कैसा है? सहज नवांशा जुपिटर की वाइब्रेशंस है आपके पर्सन में। देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि साहब मेरी लगन कुंडली जो है उसमें तो शुक्र वाटर के साइन में है, कैंसर में है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ये नवमांश जो है वो सहज हो गया है। कई ऐसी राशियाँ हैं जिसमें कई नवमांश नहीं आते हैं, तो अगर इसमें ये आता है तो आप उसको जस्ट ट्रीट करिएगा कि ठीक है आ गया है। तो वाटर का आपके चार्ट में वाटर में है, यहाँ पे ये फायर में है, ये एक दिक्कत है। आपका शुक्र क्या बता रहा है कि कम्स टू लग्जरी मैटर्स या पैसा, मैं बड़ा कम्फी आदमी हूँ, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं शांति से लेता हूँ पैसे की बात को, कम हो ज़्यादा हो ठीक है। फाइन आर्ट्स की तरफ मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं उन्हें अच्छी तरह लेता हूँ, मीन्स इमोशनली उनको मैं ट्रीट करता हूँ। बट आपके पर्सन ने नवमांश कुंडली में आपका शुक्र जैसे ही धनु में आया, उसने इंडिकेट कर दिया कि आपका पर्सन उसे इस तरह से नहीं लेता, वो उसे धनु की तरह लेता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह लेता है। उसके लिए वो फाइट करता है, युद्ध करता है। उसके लिए पैसा, लग्जरी कहीं ना कहीं सोसाइटी में उसकी इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वो मैटर करते हैं। वैलिडेशन चाहिए उसे, या तो उसे किसी गुरु से वैलिडेशन चाहिए, या उसे किसी आप उसके फादर से वैलिडेशन चाहिए, या उसे पैसा, लग्जरी, गाड़ी, घोड़े ये इतने चाहिए कि उसे वैलिडेशन हमेशा मिलता रहे। तो यहाँ पे ये एक वीकनेस या फिर आप पॉजिटिव कॉल कह सकते हो। ओवरऑल तो शुक्र जो है वो अपने ही सम प्लैनेट के नवमांश में गया है तो अच्छा परफॉर्म करेगा। बट फिर भी मैंने ऐसे चार्ट्स में डीले देखे हैं, और वो डीले का मेन रीज़न इज़ कि मोस्ट ऑफ चार्ट्स में अलाइनमेंट कैसी बनती है कि लगन कुंडली में तो शुक्र जो है कर्क में बैठा है और नवमांश कुंडली में वो धनु में बैठा है। तो अब यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस आ गया। एक पर्सन जो है वो भी गुरु से प्रभावित है, कर्क को भी गुरु एक्सॉल्ट हो जाता है, बट ये पर्सन त्यागी है, इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी क्या कहेगी, बट यहाँ पे आपके स्पाउस को पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम का पॉइंट है। यहाँ पे पर्सन मैरिज में भी तब जाना चाहेगा, आप अपनी तरफ से मैरिज में कब जाना चाहोगे जब आपको सोसाइटी का वैलिडेशन चाहिए, समाज, फैमिली, मदर, फादर, ये जब आपको कॉल देने लगेंगे तब आप निश्चित जाओगे मैरिज में। नहीं तो पर्सन अपनी तरफ से अवॉइड ही करता है, क्योंकि जो पर्सन सामने आपको देखने को मिला है उसमें आपको वो देखने को मिलता है कि यार इसके अंदर ये ऐसा है जैसे कोई ऑब्जेक्ट के टुवर्ड आदमी होता है ना, कि भाई एक ऑब्जेक्ट के पीछे लगा हुआ है, वो कॉल है यहाँ पे। ओवरऑल जो आपके पर्सन ने नवमांश लिया है वो भाग्य का नवमांश है। धनु इज द भाग्य, गुरु भाग्य है, तो आप ये समझ सकते हैं कि भाग्यशाली होगा। ये तो है कि भाग्यशाली होगा, पैसा हो सकता है, लग्जरी हो सकती है, फादर स्ट्रांग होल्ड रख सकता है, गुरु हो सकता है आसपास जीवन में काफ़ी, ये सब कुछ हो सकता है। बट फिर भी उसको वैलिडेशन चाहिए, धर्म से वैलिडेशन चाहिए। धनु एक ऐसी राशि है जिसमें केतु अच्छा परफॉर्म करता है, राहु नहीं कर पाता है। तो केतु की तरफ से तो मीटअप हो सकता है बट राहु से नहीं। राहु इज द लॉन्ग डिस्टेंस, राहु इज द आप कह सकते हैं राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस को या फिर ऑनलाइन कनेक्शंस को चलाता है। तो यहाँ पर ऐसे कनेक्शंस का चल पाना अगर मैरिज का है तो मुश्किल होगी। रिलेशनशिप चल रहे हैं वो अलग बात है, बट मैरिज में ही इसको देखना चाहिए। और केतु बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, तो केतु डिटैचमेंट है, लिबरेशन है, एक ऐसी कॉल है जिसमें आप एस्ट्रोलॉजर हो, ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अगर मैरिज में दिक्कत आ रही है तो इन्हीं चीज़ों को कर लीजिए, यही एक तरीका है, तभी आप उसको वो वैलिडेशन दे सकते हो। अगर उसे वैलिडेशन नहीं मिलता है, चलना ही मुश्किल है। आप ये समझ लीजिए वैलिडेशन इज द कॉल, वो उस पर्सन की कॉल है। गुरु जैसा कोई काम कर रहा होगा, या तो टीचर होगा या आपको लेसन्स देता रहता होगा, बताता रहता होगा क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है, ये बातें करना उसकी तरफ से बहुत आएगा, बहुत ज़्यादा। तो पॉजिटिव में बहुत पॉजिटिव है, और नेगेटिव में आई थिंक उसका एथिकल आउटलुक, उसका बहुत वैलिडेशन की कॉल कि भाई हर इंसान उसे वैलिडेट करे, ये जो कॉल्स हैं ये थोड़ी सी मुश्किल कॉल्स बन जाते हैं। अगर हम बात करें कैप्रिकॉर्न नवमांश की, कैप्रिकॉर्न नवमांश कैसा परफॉर्म करेगा। सो व्हाट अबाउट द कैप्रिकॉर्न नवमांशा। अगर शुक्र आपका कैप्रिकॉर्न के अंदर है तो यहाँ कैसा वो परफॉर्म करेगा। देखिए, शुक्र ने जो नवमांश लिया है वो शनि का नवमांश है, ठीक है। अगर आपके चार्ट में शनि कंबस्ट हो गया या नीच का है शनि, तो ये शुक्र पीड़ित हो जाएगा, इनडायरेक्टली पीड़ित हो जाएगा।
क्या बात बनेगी कि आपका साहब प्रोफेशन या वर्क लाइफ जो है अभी स्टेबल नहीं है, इस वजह से मैरिज में चार्ट आगे नहीं बढ़ सकता, ये अपने आप बात बन जाएगी। थर्ड थिंग, अगर वो शनि बहुत अच्छा है, मींस कंबस्ट नहीं है और शेडबल में मजबूत है, तो आप मैरिज में मान सकते हो कि चांसेस अर्ली तो नहीं, लेकिन हाँ एट अ राइट एज बनने लग जाएंगे, तो बहुत डिले हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट आप कह सकते हो कि कैप्रिकॉन ऐसा नवमांश है जो कि निष्काम कर्म को दिखाता है। निष्काम मीन्स उससे कोई पर्सन ड्राइव नहीं करना चाहता कुछ भी, अर्थ एलिमेंट है, अर्थ में स्टेबिलिटी भी रहती है, और निष्काम है तो आपका पर्सन ऐसा होगा जो पैसों को लेके, लुक्स को लेके बड़ा निष्काम है, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो नवमांश कुंडली आपकी कुंडली है, लेकिन ये आपके भाग्य को दिखाती है और आपके पर्सन की कॉल को दिखाती है कि आपका पर्सन इस दुनिया से क्या चाहता है, मतलब वो क्या दे सकता है। उसने जब शुक्र को कैप्रिकॉन में रखा, इट मीन्स वो दुनिया में निष्काम कर्म करने के लिए आया है। पैसे को बहुत डोनेट कर सकता है, चीज़ों को डोनेट कर रहा है, ज्ञान देता रहता है, एक तरह का टीचर हो गया, या आप कह सकते हो कि ये पर्सन जो है ये हीलिंग या हेल्थ इस तरह से किसी वर्क में लगा हुआ है, मीन्स वो निष्काम कर्म करने की कोशिश अपनी तरफ से कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि ये वो नवमांश है जिसमें जुपिटर नीच का होता है। तो जब भी आपके गुरु को नीच का होना होगा नवमांश में, तो वो कैप्रिकॉन में जाएगा, ठीक है, और वहां आपका शुक्र बैठा हुआ। इट मीन्स जैसे ही आप इस पर्सन की ब्यूटी, लग्जरी को देखते हो, आपका गुरु जो है फॉल कर जाता है, नीचे आ जाता है। या तो ये इतना ब्यूटीफुल हो सकता है, इतना इसकी लग्जरी हो सकती है कि हम अनएथिकल काम करने लग जाए। कई बार लोग आपको देखने को मिलेंगे धर्म बदल देते हैं, कास्ट चेंज कर देते हैं, वो यही है कि इतना तगड़ा वो उसका पुल है, उसके शुक्र का इतना निष्काम है वो कि उसकी तरफ पुल आता है। मंगल यहाँ पे प्रबल होता है तो पर्सन कुछ भी करने के लिए तैयार है, उसका मंगल हिल जाता है, प्रबल हो जाता है। और पॉजिटिव कॉल और नेगेटिव कॉल इसकी क्या हुई है कि ये शुक्र यहाँ नीच का हो रहा है, तो सोसाइटी से वैलिडेशन, आप ये समझ लीजिए कि जैसे इस पर्सन के लुक्स की बात आएगी, इसकी लग्जरी की बात आएगी, वैलिडेशन डाउन हो जाएगा। या तो ये इतना पैसे वाला है कि हमको वैलिडेशन नहीं मिलता, अपर कास्ट लोअर कास्ट, ऊपर नीचे, वो जो कनेक्शंस होते हैं वो इस तरह के होते हैं। उसमें आपको ऐसा पर्सन देखने को एक जरूर मिलेगा जो कि बड़ा अपनी तरफ से दानी है। अब या तो ये दानी पावरफुल है, शनि के ऊपर डिपेंड करता है, या ये कमजोर है, बट यहाँ पे शनि का इन्फ्लुएंस और गुरु का इन्फ्लुएंस बना हुआ है। डीड डॉल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें आप कह सकते हैं कि ये पर्सन, इसका शुक्र कॉज कैप्रिकॉन में है, तो कॉम्प्लेक्शन में कितना भी वाइट हो, बट एक डार्क पुल जो होगा वो आपको खींचने की कोशिश करेगा इसकी तरफ। और हाइट वाइज वी कैन से दिस ज़ोडिएक साइन इज द मिड हाइट की ज़ोडिएक साइन जो है वो कैप्रिकॉन है। तो ये दो पॉइंट आप एडिशनल कह सकते हो, बट फिर भी मेन कॉल, मेन थीम समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात अगर एक्वेरियस नवमांश की आती है तो कैसा नवमांश है? वेल, एक्वेरियस अगेन शनि का नवमांश है, बट ये शनि का मूल त्रिकोण है, दोनों में फर्क है, ये मूल त्रिकोण है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्लैनेट ने शनि के मूल त्रिकोण कॉल को एक्सेप्ट कर लिया है। शनि मूल त्रिकोण रूप में क्या दिखाता है? शनि मूल त्रिकोण रूप में सकाम कर्म को दिखाता है कि भाई मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे उसका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड भी तो मिले, कुछ ना कुछ उसका पैसा भी तो आए, या कुछ उसका रिवॉर्ड आए, एक्सेप्टेंस आए, वैलिडेशन आए, कुछ तो आए। तो आपका पर्सन इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्टेड है। द पर्सन, योर पर्सन, वो कुछ भी अपनी तरफ से स्किल दे रहा है, लुक्स पे ध्यान दे रहा है, कोई ना कोई शुक्र जैसा काम कर रहा है, हो सकता है आर्किटेक्ट हो सकता है कुछ ऐसा काम कर रहा है जो कि शुक्र से जुड़ा हुआ है, बट वो चाहता क्या है कि उसे रिवॉर्ड किया जाए। दोनों में फर्क है। कैप्रिकॉन बिना रिवॉर्ड की राशि है, एक्वेरियस जो है रिवॉर्ड की राशि है, तो वो रिवॉर्ड चाहता है, ये आप मान सकते हो। थर्ड थिंग क्या है कि देखिए, लगन कुंडली और नवमांश कुंडली में फर्क होता है। लगन कुंडली इज योर सप्लाई। लगन कुंडली में बैठा हुआ शुक्र ये बताता है कि आप शुक्र को, ब्यूटी को, लग्जरी को कैसे ट्रीट करते हो, और नवमांश कुंडली का शुक्र ये बताता है कि आपका स्पाउस उसे कैसे ट्रीट करता है। अगर दोनों में कंपैटिबिलिटी है, मीन्स आप कह सकते हैं कि अर्थ और वाटर है, यहाँ पे अर्थ है 2, 6, 10 और यहाँ पे वाटर है 4, 8, 12, कंपैटिबिलिटी है, तो एक दूसरे को साथ दे देंगे। और अगर विपरीत हो गए तो फिर वो एक दूसरे का साथ नहीं होगा। अब आपके चार्ट में आपको देखना है कि शुक्र क्या वो कंपैटिबिलिटी बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर नहीं बना रहा है तो डीले हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर बना रहा है तो फिर पर्सन डरेगा नहीं, फिर उसमें वो एंटर कर जाएगा, स्पेशली फ्रॉम द रिलेशनशिप साइड। फोर्थ पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि अगर आपका शनि नीच का हो गया, अस्त हो गया चार्ट में आपके, तो भी डीले जो है इसमें इंक्रीज हो सकता है। ओवरऑल कुंभ जो है उसको प्रभावित कर रहा है, तो आपके पर्सन ऐसा हो सकता है जिसकी कई अपॉर्चुनिटीज उसके हाथों से मिस हो गई हो, क्योंकि उसने शुक्र को कुंभ में रख रखा है। कहीं ना कहीं ड्रामा, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, सिंगिंग, इसकी तरफ उसका इंटरेस्ट है, और इनसे जुड़ी हुई कई अपॉर्चुनिटीज उसके हाथों से मिस हो गई हैं, कई अपॉर्चुनिटीज, अवसर उसके हाथों से निकलते हैं। तो ऐसा पर्सन से पूछा जा सकता है। ओवरऑल लुक्स में आप कह सकते हैं कि जब भी आपके प्लैनेट को किसी भी तरह का रिवॉर्ड चाहिए होगा वो शुक्र से मिलेगा। तो क्योंकि वो कुंभ नवमांश में है ना, कुंभ इज द नवमांश जो कि रिवॉर्ड करता है,
तो अगर आपको जीवन में रिवॉर्ड चाहिए तो आपको आपके स्पाउस से, पर्सन से मिलना ही होगा। आपका पर्सन से मिलना ही आपको बताएगा, ये मैरिज ही आपको बताएगी कि कितना रिवॉर्ड और कितना पनिशमेंट हमारे हाथों में है। तो इस नवमांश को बहुत सेंसिटिव तरीके से ट्रीट करना चाहिए। शनि का मूल त्रिकोण मजाक नहीं होता है। शनि जस्टिस के, न्याय के प्लैनेट है, तो यहाँ पे ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट का नवमांश है। इट मीन्स आपका स्टेटस सूर्य, आपका इमोशन चंद्रमा, अगर ये दोनों इनको बेटर होना है तो आपका पर्सन, अगर उसके साथ आपके रिवॉर्ड्स हैं, मीन्स आपने अच्छी तरह शुक्र को ट्रीट करा है, आप लक्ष्मी जी की साधना करते हो, 12 नेम्स ऑफ माता लक्ष्मी लेते हो, तो ये अपलिफ्ट हो जाएंगे, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपका मन शांत रहेगा। और अगर ये पनिशमेंट में आ गए कि आप जो है फीमेल्स को तंग करते हो, रिजेक्ट करते हो, कई लोग इसी बात को खुशी मनाते हैं कि भाई 50-100 कनेक्शंस को रिजेक्ट करके बैठे हुए हैं, अब वो इतना उन्होंने पीड़ित कर दिया है कि एट अ पॉइंट वो शुक्र सूर्य को और चंद्रमा को पीड़ित कर जाएगा। क्योंकि देखिए, जब भी आपके किसी ग्रह को रिवॉर्ड चाहिए होगा तो वो क्या करेगा कि कुंभ नवमांश को देखेगा कि यार कुंभ नवमांश में मुझे जाना होगा, रिवॉर्ड इसी नवमांश से आते हैं। अब वो कुंभ नवमांश में शुक्र बैठा हुआ है, तो इट मीन शुक्र के साथ आपके कर्मा हो गए, आपका सूर्य, आपका स्टेटस, आपका चंद्रमा, आपका इमोशन, आपका गुरु, आपकी समाज में इज्जत, आपका मंगल, आपकी शक्ति। अगर ये शुक्र से अच्छी तरह मिल रहे हैं, मीन्स आप अच्छी तरह शुक्र को ट्रीट कर रहे हो, तो अपलिफ्ट हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे, और नहीं कर रहे हो तो ये पनिश हो जाएंगे। तो ये इस तरह से नवमांश को देखा जाता है, D1 और D9 को कनेक्ट किया जाता है। अगर हम पाइसेस की बात करें तो देखिए, शुक्र अपने उच्च नवमांश के अंदर आ गया है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलनी चाहिए। चीज़ें जो हैं ईजी होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, और भाग्य में वृद्धि जो है मैरिज के बाद देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि शुक्र उच्च नवमांश में बैठा हुआ है। जुपिटर अगर कंबस्ट हो गया तो इसमें वीकनेस आती है, दिक्कत आती है, बट अगर जुपिटर कंबस्ट नहीं है, जुपिटर भी अच्छा फंक्शन कर रहा है, तो ये कुंभ मीन नवमांश की ऊर्जा जो है अच्छी तरह देखने को मिलेगी, और पर्सन जो है अपलिफ्ट होता चला जाएगा, बेटर स्थिति में आता हुआ चला जाएगा। थर्ड थिंग हम ये कह सकते हैं कि भाई मैरिज में ये अर्ली मैरिज या अर्ली रिलेशनशिप बनने को इंडिकेट कर सकता है, क्योंकि ये मीन नवमांश के अंदर है। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट पॉइंट इज कि जब भी कोई प्लैनेट अपने उच्च के नवमांश में आता है तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। बट क्या ये नवमांश कुंडली आपको दिखाती है? क्या ये आपको दिखाती है? नहीं, ये आपके स्पाउस को दिखाती है। तो आपके स्पाउस का शुक्र मजबूत है, इसका मतलब है कि उसके लुक्स, उसका डिवोशन, लॉयल्टी, वो वहां से पूरा निकल के आता है। और नेगेटिव साइड क्या है? क्योंकि पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है और स्पिरिचुअली डिवोटेड है, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका पर्सन, आप उससे मिले, कनेक्शन बना, एंड आपका पर्सन जो है वो स्पिरिचुअली डिवोट कर गया। ऐसे लोग जैसे कि लॉर्ड कृष्णा की तरफ डिवोट हो गए, रामा की तरफ डिवोट हो गए, उनको ही अपना पर्सन मानने लगे। ये भी केसेस देखे गए हैं इस नवमांश में। तो नेगेटिव साइड का हमेशा ध्यान रखिएगा, उसको इग्नोर नहीं करना है हमें। हमारे किसी भी प्लैनेट को, लगन कुंडली का कोई भी प्लैनेट, अगर उसे मजबूत होना है, पावरफुल होना है, डिवोशन चाहिए, तो उसे शुक्र से मिलना होगा। तो जैसे ही आप इस पर्सन से मिलोगे, आपके प्लैनेटों में वो डिवोशन आ जाती है, लिबरेशन, फ्रीडम की कॉल हो जाती है। आपका जैसे आप इस पर्सन से मिलोगे तो आपको इसका स्टेटस ऐसा दिखाई देगा कि यार ये कुछ भी नहीं है फिर भी इतना खुश है, ये कुछ भी नहीं है फिर भी इतना शांत है, ये इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी ये जो है इसको सारे सॉल्यूशंस मिले हुए हैं। तो यहाँ पे दिक्कत का पॉइंट ये बनेगा कि इसके पास कुछ नहीं है फिर भी इसके पास सारे सॉल्यूशंस हैं। हर चीज़ से ये आपको लिबरेट कर सकता है। कोई आपके जीवन में इशू है, इस पर्सन से मिलते हो, एक लिबरेशन आ जाता है, आप उससे बाहर निकल जाते हो, फ्रीडम आ जाती है। तो ये इसकी एक पॉजिटिव कॉल है। और नेगेटिव साइड में आप ये कह सकते हैं कि आपका बुध नीच नवमांश में अगर जाएगा तो वो मीन नवमांश के अंदर जाएगा। तो बुध का यहाँ पे नीच नवमांश है। ये बुध क्या है? व्यापारी है, वाणिज्यक है, कम्युनिकेशन करने वाला है। वो इस शुक्र से मिल ही नहीं पाता, बातचीत ही नहीं कर पाता। तो बातचीत करना, अपने लाभ हानि को देखना इस पर्सन के साथ है ही नहीं। वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी ही नहीं कि वो इस पर्सन के साथ साथ वो वर्क ही नहीं करती है। मैं अपने लाभ हानि को ही नहीं देख पाता, मेरा वो बुध जो है वो यहाँ काम ही नहीं करता है। तो अगर इसके साथ बिजनेस करना है एंड ऑल, तो उस कॉल को तो आप कम ही रखिए, बिकॉज बुध वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। अच्छी बात यह है कि इस पर्सन के चार्ट में शुक्र आपको अच्छा देखने को मिलेगा, मजबूत देखने को मिलेगा। फाइन आर्ट, म्यूजिक, सिंगिंग, डांस, ईश्वर, डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल, अपनी तरफ से हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना और इंटेलेक्चुअल होना, ये कॉल इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका बुध कमजोर है तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, बातचीत नहीं करेगा, औरों से बात नहीं करेगा, सेल्फ रियलाइजेशन में रहेगा। ये आपका स्पाउस है, दिस इज योर पर्सन। दैट्स वाई यहाँ पे अगर जुपिटर कंबस्ट या नीच का हो गया तो आप ये समझिए कि चार्ट की स्ट्रेंथ मैरिज वाइज डाउन हो गई है। दो वी गॉट एक्सॉल्टेड नवंशा, ये फर्क है। लगन कुंडली इज योर सप्लाई। लगन कुंडली का प्लेनेट आपका प्लेनेट है, नवमांश कुंडली का प्लेनेट आपका प्लेनेट नहीं है, वो आपके स्पाउस का प्लेनेट है। तो ये आपका स्पाउस है। अगर उसके भाग्य को देखना है तो नवमांश के गुरु को देखना होगा कि भाई ये कितना भाग्यशाली है। अगर उसकी शक्ति को देखना, मंगल को देखना होगा
अगर उसकी एनर्जी को देखना है तो लगन और सप्तम भाव को देखना होगा। तभी कहते हैं कि नवमांश कुंडली का सप्तम भाव आपकी मैरिज का मूल भाव है। क्यों है? क्योंकि लगन कुंडली आपकी इच्छा है कि पर्सन क्या क्या चाहता है। नवमांश का सप्तम भाव आपका स्पाउस किधर से आता है, वो ईश्वर ने कैसा तय करा है, इस जैसा तय करा है सप्तम भाव नवमांश कुंडली, उसको भी हम समझेंगे। बट नवमांश कुंडली से हमने क्या सीखा है, क्या समझा है, इस समझना सीखना इज सिंपल। फर्स्ट इज प्लैनेट जो है शत्रु या नीच नवमांश में नहीं होना चाहिए। सेकंड इज जिस नवमांश में है उसका स्वामी अस्त नहीं होना चाहिए। थर्ड इज वो जिस भी नवमांश में होगा आपकी लगन कुंडली का प्लैनेट उस नवमांश के अंदर अगर जाता है तो वो उस प्लैनेट से मिलेगा, उसकी वाइब्रेशन को आत्मसात करेगा। अगर वो नहीं मिलता है तो नहीं मिलेगा, नहीं आत्मसात करेगा और उससे डिस्टेंस बना रहेगा। जितने प्लैनेट नवमांश कुंडली में शुक्र के साथ कनेक्टेड होंगे उतना ही आप उसकी खूबसूरती, ब्यूटी, एनर्जी उसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। और जितना जैसे राहु और शुक्र का कनेक्शन हो गया नवमांश कुंडली में तो हो सकता है मल्टीपल रिलेशंस देखने को मिल जाए। केतु और शुक्र का हो गया एक डिटैचमेंट आ जाए कि उसकी लग्जरी, ब्यूटी, इससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये कॉल यहाँ पे डेवलप होती है। तो दिस इज फॉर दिस सेशन। मिलेंगे आपसे अगले किसी सेशन में। धन्यवाद।